चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल में तो एक पढ़ा दिए हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल का एक पोस्टुलेट्स बताए थे ना। चलिए दूसरा पोस्टुलेट्स लिखते हैं हम लोग। बोर्स एटॉमिक मॉडल में एक पोस्टुलेट्स हमने बता दिया है। दूसरा पोस्टुलेट्स हम लिखेंगे, लिखेगा। दूसरा पोस्टुलेट्स लिखिएगा, इफ एन इलेक्ट्रॉन if an electron revolves if an electron revolves around the nucleus in any in any if an electron revolves around the nucleus in any orbit, then it can neither radiate nor absorb any type of energy. It means energy of electron is constant. Hence energy of orbit is also constant. This type of orbit is called stationary orbit और एनर्जी लेवल। हमने लिखवाया कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, समझिएगा इस बात को। हमने लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो उस समय वो न एनर्जी गेन करता है और न एनर्जी रिलीज करता है। ये बोर्स का पोस्टुलेट था कि वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसी में घूमेगा, वो न एनर्जी बाहर से लेगा और न एनर्जी वो रिलीज करेगा। इसका मतलब ये है कि उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उस ऑर्बिट में क्या है, कांस्टेंट है। और जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट है मतलब ऑर्बिट का एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो उस टाइप के ऑर्बिट का नाम दिया गया फिर स्टेशनरी ऑर्बिट और एनर्जी लेवल कहा गया। बात समझ आया? आप सिंपल सीधा बोलना कि बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उस समय वो न एनर्जी रिलीज करता है और न एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। यानी उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। इसका मतलब कि वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का भी एनर्जी क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। और उस टाइप के ऑर्बिट को हम लोग क्या नाम देंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट और एनर्जी लेवल बोलेंगे। बात समझ में? नोट करिए इसको फटाफट। ये सेकंड पोस्टुलेट्स था बोर्स का, यानी उनका यही एक स्टेटमेंट था, यही कहना था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो वो उस समय न एनर्जी रिलीज करेगा और न एनर्जी
गेन करेगा और इस प्रकार से उसका जो एनर्जी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब कि उस ऑर्बिट का भी एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और उस ऑर्बिट को हम लोग बोलेंगे एनर्जी लेवल या स्टेशनरी ऑर्बिट। हो गया। तो आप यहां पर एक चित्र बना करके भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि ये है न्यूक्लियस और ये हो गया ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जिसमें क्या क्या मौजूद है जी न्यूक्लियस में, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये जो आप सर्कुलर पाथ देख रहे हो जिसको हम N1 N2 N3 N4 लिख दिए, इसी को तुम K सेल, L सेल, M सेल, N सेल बोल दिए। और यही जो है इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी ये जो ऑर्बिट है इसको आप ऑर्बिट भी बोलते हो, सेल भी बोलते हो। अब आप सीख लो कि इसको स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहेंगे या इसको एनर्जी लेवल भी कहेंगे। एनर्जी लेवल भी है ये। और इस ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पहला ऑर्बिट है तो उसका एनर्जी कांस्टेंट है, दूसरे ऑर्बिट का भी एनर्जी कांस्टेंट है, तीसरा का भी कांस्टेंट है। और न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर आइएगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि पहला ऑर्बिट का एनर्जी कांस्टेंट है लेकिन दूसरा से कम है, दूसरा का भी कांस्टेंट है लेकिन तीसरा से कम है, और दूसरा पहला से ज्यादा है। बात समझ में आया? ये बोर्स का कहना था। नोट करिए इसको, ऊपर में मिटाते हैं ये। अब बात आता है थर्ड पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट हम लोग ये सीखते हैं, ये जो बोर्स का ऑर्बिट है यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर ले तो क्या हो सकता है। यानी थर्ड नंबर पॉइंट पर आते हैं। लिखेगा, if an electron if an electron if an electron jumps from jumps from jumps from higher energy level higher energy level to lower energy level higher energy level to lower energy level, then radiation of energy then radiation of energy takes place then radiation of energy takes place। जब एक इलेक्ट्रॉन, इस चित्र को भी बनाइएगा आप लोग, नहीं बनाया, पूरा बनाना है। जब तीसरा पॉइंट में लिखवा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर मान लीजिए कि उसको मन किया कि हम पहला से ये दूसरा से हम पहला में चला जाए, चाहे तीसरा से दूसरा में चले जाए, तो उसको एनर्जी क्या करना होगा, लूज करना होगा। जब एनर्जी लूज करेगा तब वो दूसरा से पहला में जा सकता है। और कितना लूज करेगा, क्या होगा, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे जब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तब। बहुत मजेदार टॉपिक आज शुरू किए हैं, नोट करिए इसको। ये हो गया। बेटा इसको अब देखिए तो क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे चित्र बनाते हैं हम।
ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया ऑर्बिट है मान लीजिए। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चला आया कहां पे, दूसरा ऑर्बिट पर। ये N1 है, ये N2 है और ये N3 है। मतलब हायर एनर्जी लेवल में था और जंप करके कहां आ रहा है, लोअर एनर्जी लेवल में। मतलब तीसरा ऑर्बिट से जंप करके कहां जा रहा है, दूसरा ऑर्बिट पर। तो जैसे तीसरा से दूसरा पर ये जंप करेगा तो इसको अपना एनर्जी क्या करना होगा, घटाना होगा। मतलब यहां हम लिखेंगे रेडिएशन ऑफ एनर्जी, रेडिएशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस। यानी जब इलेक्ट्रॉन तीसरा ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट पर गया, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर गया, तो ये अपना एनर्जी क्या किया, लूज किया। और उसी को हमने लिखा है रेडिएशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। अब कितना एनर्जी लूज किया, तो मान लीजिए कि इसका एनर्जी ई था और इसका एनर्जी इससे कम है, ई डैश है, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ज्यादा में से कम में गया है। मान लीजिए कि इस तीसरा ऑर्बिट का एनर्जी 10 था, कूद करके चला गया ये 8, जिस ऑर्बिट का एनर्जी 8 है उसमें, तो कितना एनर्जी रिलीज किया होगा, वो 2 किया होगा। 10 में था 8 में गया है तो 2 ना किया होगा एनर्जी। तो वो जो एनर्जी होगा उसी को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा ई लिखेंगे। डेल्टा ई क्या होगा, रिलीज्ड एनर्जी होगा, है ना। और इसको आप जानबे करते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा के टर्म। यानी जो एनर्जी यहां से ये रिलीज किया उस एनर्जी का आप वेवलेंथ भी बता सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं। इसके लिए हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में दो फॉर्मूला बताया था, E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। बात में इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। पहले पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है, और उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। नोट करिए इसको। अब देखिए चौथा नंबर पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर लोअर एनर्जी लेवल टू हायर हायर एनर्जी लेवल, देन एब्जॉर्प्शन देन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा। और इसका आप उल्टा चित्र बना दीजिए, इसका उल्टा चित्र आप बना दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन था, ये जंप करके गया यहाँ पे, तो ये क्या किया, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया। फिर से यही चित्र लिखिए, ये चौथा पोस्टुलेट्स था बोर्स का। हो गया।
बात क्लियर रहेगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर जाए तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जब लोअर से हायर में जंप करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। दो तो ये हो गया है ना। और पहला हम बताए थे कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को गोल गोल घूमते रहता है, उसी सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या सेल कहा जाता है। हमने बताया था उस समय पहला पोस्टुलेट्स में कि जब न्यूक्लियस से आप दूर जाइएगा तो एनर्जी ऑर्बिट का बढ़ता है, रेडियस साइज ऑर्बिट का बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का घटता है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट डिक्रीज करता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो ये सारा चीज था। अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है लास्ट इसका पोस्टुलेट्स पांचवा, फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट्स को हम लोग पढ़ते हैं। और फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट्स क्या है तो ये चीज जरा देखिए, हम यहां पर पांचवा नंबर पोस्टुलेट्स, फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट्स 5 नंबर। ये मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको घूम रहा है वी स्पीड से, जिसका मास है me, और ये दूरी जो है वो है rn। एक ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड है ve और मास है me, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का जो दूरी है वो कितना है, rn है, यानी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस rn है। ठीक है, पहले एक पॉइंट मेंशन करते हैं यहाँ पे, एमोंग द, लिखते चलिएगा, एमोंग द वेरियस, among the various known circular paths around the nucleus, among the various known circular paths around the nucleus, electrons are revolves only on those circular paths whose angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. Among the various known circular paths around the nucleus, electrons are revolves only on those circular paths whose angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. न्यूक्लियस के चारों तरफ वेरियस इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर पाथ में घूमेगा जिस पाथ में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो किसके, h बाई 2 पाई के। अब यहां से दो बात खड़ा होता है, मोमेंटम दो टाइप का होता है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे फिजिक्स में। एक लिनियर मोमेंटम जिसको रेखीय संवेग कहा जाता है, और एक होता है एंगुलर मोमेंटम जिसको कोणीय संवेग कहा जाता है, और मोमेंटम का हिंदी संवेग होता है। बात समझ आया? मोमेंटम को हिंदी में संवेग कहा जाता है, और वो दो टाइप का होता है, एक रेखीय होता है और एक कोणीय होता है। रेखीय मतलब लिनियर मोमेंटम, सीधा P इज इक्वल टू mv,
एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय, जो गोल गोल घूमते दौरान हो, है ना, वो कोणीय संवेग होता है। वहां पर एम वी आर का बात आता है, ओमेगा इज इक्वल टू एम वी आर, अब पी इज इक्वल टू एम वी। तब पी हो गया लिनियर मोमेंटम, मास इनटू स्पीड या वेलोसिटी, और कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग फिजिक्स में ओमेगा से दिखाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में एल से दिखाया जाता है उसको। एल इज इक्वल टू एम वी आर, वहां पर रेडियस का भी जिक्र होता है। बात समझ में आया? तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यहां लिखते हैं एल ई इज इक्वल टू एम ई इंटू वी इंटू आर एन। होगा कि नहीं होगा? और बोर्स साहब क्या बोले कि ये जो एल ई होगा वो होगा कितना, तो एन एच बाई 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल का बात हुआ है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एन, एन क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। एन ऑर्बिट नंबर है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है इसको। आगे हम लोग क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे इसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ठीक है, तो अब इन दोनों के सहायता से हम लिख सकते हैं, ये है 1 और ये हो गया क्या 2, ऐसे मान लिए 1 2, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट्स। आइए, तो रियल में फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग का, ओमेगा इक्वल टू एम वी आर या एल इक्वल टू एम वी आर। अब बोर्स का ये स्टेटमेंट है कि जिस किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसमें उसका कोणीय संवेग, उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, h बाई 2 पाई के, मतलब एल ई इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। अब इन दोनों के सहायता से हम लिख सकते हैं, यहां पे लिखते हैं कि एम ई वी ई आर एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एन एच बाई 2 पाई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए? ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, पहले इसको नोट करिए फिर आगे लिखते हैं। बेटा इसको अब जरा देखिए, ये दोनों के से हमने लिखा एम ई वी ई आर एन इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ये एक फॉर्मूला आ गया जहां पर वेयर वेयर एम ई इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बताइए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? हम लिखवाए थे 9.10939 इंटू 10⁻⁻31 kg। लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? उसके बाद देखिए वी क्या है, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हम फॉर्मूला लिखवाएंगे एक, उससे आप निकाल सकते हैं कि प्रत्येक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा। ठीक है, फिर देखिए आर एन क्या हो गया, तो ये हो गया डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी क्या होगा, आर एन होगा, जिसको आप रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी बोल सकते हो। क्या? अब देखिए यहां पर एच क्या है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट, नाम सुने हैं ना आप लोग, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू लिखा था 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, नहीं जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड होता है। और पाई का वैल्यू सब लोग जानता है कि 22/7 होगा, और चाहे 3.1
एक चार एक होगा। और एन क्या है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट नंबर। यही क्या है, ऑर्बिट नंबर। यानी n इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू इनफिनाइट। नोट करिए फटाफट। हो गया। वीडियो देखता है ना मेरा, तुम लोग नहीं देखता है मेरा चैनल पे? है, मोबाइल नहीं है? बहुत बढ़िया। मिटाए, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन यहां से एक बार एआईपीएमटी में पूछा गया था। देख कैसे पूछा था क्वेश्चन, वो बताते हैं। मिटाए पूरा। देखिए, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट ऑर्बिट का हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है, तो L1 हो जाएगा कितना? तो आपको पता है कि L इक्वल टू h/2 पाई, फॉर्मूला यही है। तो n का वैल्यू तो आप 1 रख दिए ना, तो वो क्या हो जाएगा, h/2 पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और भाई L इक्वल टू NH/2 पाई लिखे थे ना फॉर्मूला। तो अगर हम n का वैल्यू 1 कर दिए तो L कितना हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में, h/2 पाई। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, h/2 पाई के। या कभी कभी बुक में ऐसे लिखता है 0.5 h/पाई, तो लोग कंफ्यूज कर जाता है क्या लिख दिया 0.5। 0.5 h/पाई का मतलब हुआ कि पहला ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का, है ना। पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है 0.5 h/पाई या h/2 पाई। अगर n इक्वल टू 2 है तो दूसरा ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम h/पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए तो h/पाई। अगर n इक्वल टू 3 है तीसरा ऑर्बिट में, तो L3, अब यहाँ 3h/2 पाई करिएगा तो 3/2 डेढ़ होगा, मतलब 1.5 h/पाई हो जाएगा। अगर n इक्वल टू 4 है तो L4 2h/पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और n इक्वल टू 5 है तो L5 जो होगा वो 2.5 h/पाई। यही वाला एग्जाम में पूछा गया था पांचवा ऑर्बिट का। तो पांचवा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2.5 × h/पाई हो जाएगा। जल्दी नोट करिए नीचे।
हो गया। चलिए अब देखिए, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट। हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, या फिर ब्रैकेट में लगा और रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये आपका हेडिंग होगा कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, या आप बोल सकते हैं रेडियस ऑर्बिट का कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम लोग को यहां पर सीखना है कि मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन लाइए, एक फॉर्मूला लाइए, जिससे हम प्रत्येक ऑर्बिट का दूरी न्यूक्लियस से पता कर सकें कि न्यूक्लियस से पहला ऑर्बिट कितना दूरी पर है, दूसरा ऑर्बिट कितना दूरी पर है, तीसरा ऑर्बिट कितना दूरी पर है, चौथा ऑर्बिट कितना दूरी पर है। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो गोलाकार पाथ है, जो सर्कुलर पाथ है, उस पाथ का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना है, ये पता करने के लिए हमको एक फॉर्मूला की जरूरत है, और वो फॉर्मूला का कैलकुलेशन हम लोग यहां से निकालेंगे। और वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं, कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये न्यूक्लियस है और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है v स्पीड से, मास इसका me है, और रेडियस, ये जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का, वो कितना है, rn है। तो हम यहां लिखते हैं फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट्स, बोर्स पोस्टुलेट से me ve rn इक्वल टू nh बाई 2 पाई, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बोर्स पोस्टुलेट से ये हम लिख दिए me ve rn इक्वल टू nh बाई 2 पाई। पहले इसको नोट करिए, फिर एक पॉइंट लिखवाते हैं हम। required centripetal force is equal to electrostatic force of attraction। यहां पर हमने एक पॉइंट लिख दिया कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसका मतलब पहले समझते हैं कि आप ये क्या लिख दिए, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जरा गौर करिए कि एक निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, तो यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में लग रहा है। बात समझ में आया? और दूसरा चीज, एक यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। जब किसी चीज को, जैसे मान लीजिए आप एक पत्थर लिए और उसको आपने धागा से बांध दिया और ऐसे पकड़ के उसको आप ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो जब उसको गोल गोल आप घुमाइएगा
तो वहां पर एक फोर्स केंद्र के तरफ काम करता है, सेंट्रीपिटल जिसको कहा जाता है, केंद्र के तरफ वो बल होता है। बात समझ? और ये 9वीं क्लास में ही इसका फॉर्मूला पढ़ना था कि mv²/r फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसको गोल गोल घूम रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपरेशन तो लग ही रहा है, और साथ ही साथ अंदर की तरफ घूर्णन के कारण से, घूमने के कारण से एक अंदर की तरफ केंद्रक बल काम कर रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दोनों ही क्या होगा, बराबर होगा। वही तो लिखे हैं, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ? अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से हम फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा इलेक्ट्रॉन का, वो MeVe² क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, तो उस दिन हम आपको बताए थे कि दो गो पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों के बीच में डिस्टेंस r होगा, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं और फोर्स कैसे निकालते हैं। तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² कर देते हैं अगर फोर्स हो, अगर पोटेंशियल एनर्जी रहे तो 1/4πε0 Q1 Q2/r कर देते हैं। फोर्स में r² क्या आता है, अब पोटेंशियल एनर्जी में r केवल कर दिया जाता है। अंतर इतना ही का होता है, जो कि तुमको 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये खूब पढ़ना है। चार्ज कहीं एक चार्ज है, कहीं चार चार्ज रख देगा, बोलेगा कि नेट फोर्स निकालिए, क्या होगा। बात समझ आया? तो वही चीज है। अब वही 1/4πε0 को हम लोग के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, के, जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ लिखे थे, याद करो, पिछले क्लास में लिखे थे ये। तो यहां लिख देते हैं के, और न्यूक्लियस के पास जो चार्ज है वो Ze चार्ज है, ये भी समझा दिए थे, Ze चार्ज है, और E हो गया चार्ज किस पर, इलेक्ट्रॉन पे। तो ये हो जाएगा के और Ze इंटू ई बाई क्या लिखे, Rn का स्क्वायर लिख दे। अब यहां देखिए, एक Rn और ये कट जाएगा, तो यहां क्या बच गया, तो ये बच गया MeVe² इक्वल टू के Ze²/Rn बच गया। इसको हमने मान लिया कि ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1, 2 में नहीं 1 में, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इक्वेशन 1 में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो Me² इंटू Ve² इंटू Rn² बराबर N² इंटू H²/4π² होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा ना, 4π²। और इसको ऐसे हम लिख दिए Me इंटू MeVe² इंटू Rn² इक्वल टू N² H² 4π²। और इसमें हम MeVe² का वैल्यू यहां से उठा करके ले आए, देख लो, ये MeVe² का ये वाला वैल्यू यहां रख दिया ला करके, और उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे। पहले इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हमने मान दिया इक्वेशन 3। एकदम सीधा सीधा साफ साफ कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ लन फन इसमें करने की जरूरत नहीं है। सीधा अगर लेक्चर को ध्यान से समझोगे, सारा बात क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा जो बहुत दिक्कत हो तो वीडियो से देख लो, है कि नहीं। सोच रहा खाली वीडियो की बात करते हैं।
ये तो समझ लो कि तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है ये, कि यहाँ भी पढ़ लिए, मन किया तो घर पे भी बैठ के वही गुरुजी से एकदम लाइव पढ़ रहे हैं, है ना। इधर मिटाए, हो गया। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ mv² in equation 3 from equation 2 we get। तो क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त यही होगा कि me, और ये हो जाएगा कि JD² बाई RN इंटू RN का स्क्वायर यहाँ पे इक्वल टू N² H² बाई 4π²। अब क्या होगा, ये देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया RN, हमको RN ही तो निकालना है। तो यहां से देखो, इसलिए RN यानी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इक्वल टू, अब जरा समझ लो, ध्यान दे दो इधर, ये सब नीचे चला आएगा, आएगा ना, RN छोड़ दिया जाते ये सब नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा N² H² 4π² me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू के, और क्या, इंटू E² इंटू जेड हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके लिख दो, ये भी है लेकिन इसको थोड़ा सा और सुंदर अरेंज करके लिख देते हैं। देखो RN इक्वल टू, जितना कांस्टेंट है उस सबको एक तरफ कर देते हैं, तो कांस्टेंट क्या है, H² है, फिर 4π² है, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर के हो गया, फिर E² हो गया, ये सब कांस्टेंट है, इस सब का वैल्यू फिक्स होता है। और लेकिन N² बाई जेड, N भी चेंज हो सकता है, ऑर्बिट नंबर भी चेंज हो जाएगा, और जेड भी चेंज हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, इसको तो आप हर हाल में रट जाएंगे, याद रखेंगे, ये सीधे एग्जाम में पूछ देगा, और गलती होने का चांस होता है। क्यों गलती होने का चांस है, क्योंकि इतना ना सिंबल है इसमें कि तुम भूल जाओगे एग्जाम में जाकर कि सर E² लिखे थे कि ई लिखे थे। ऑप्शन में एक ऑप्शन में E² दे देगा, एक ऑप्शन में ई दे देगा, एक ऑप्शन में के गायब कर देगा, एक ऑप्शन में M² लिख देगा। अब हो जाएगा कंफ्यूजन कि गुरुजी बताए थे क्या, E² था कि ई था, एम था कि नहीं था, के था कि नहीं था, मामला फंस जाता है उसी में। इसीलिए इसको घोल बना के पी जाना पड़ेगा, रट जाना होगा इसको, तब जाकर के ये आप आसानी से अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पी जाने का मतलब क्या है नोट करो, इधर मिटाए, बात समझ में आ रहा है ना सब। अब एक यहाँ पर अब कहेगा सर, तो इतना बड़ा अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया था, पूछ दिया कि सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस बताइए क्या होगा, अब वैल्यू आ गया तो क्या करेंगे। तो एक देखो, हम बहुत छोटा सा फॉर्मूला लिख रहे हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए होगा। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके पता लगा कि एक क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट खा गया, इतना ना कैलकुलेशन आ जाएगा। इसीलिए इन सब से बचने के लिए एक सिंपल, यानी ये हम सब करके बैठे हुए हैं कैलकुलेशन, तुमको केवल वो लिख देंगे और रट जाना है। तो देखो
ये फॉर्मूला क्या होगा, Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये एंगस्ट्रम में होता है। अब बताओ, ये रटा नहीं जाएगा? जब तू 10 नंबर के 50 को मोबाइल रट सकता है, मोबाइल नंबर, तो ये काहे नहीं रटाएगा रे? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड तो है, एन क्या है, ऑर्बिट नंबर है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, है ना। और ये चीज जो है ना ओनली वैलिड होगा यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। अब कहोगे ई कौन सी नया बोल दिए, यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या है? यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसको बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो, एक हो। अब कहोगे पूरा पीरियोडिक टेबल में तो एगो हाइड्रोजन है जेकरा पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सबके पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल सही सोचते हो। ये केवल इतना जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए। ए गुरुजी, हमको लगा कि सब में पढ़ना है हम लोगों को, आई आप ले आके लास्ट में बोल रहे हैं कि एगो पर, तो बाकी सब पर क्या होगा? तो बोर्स का थ्योरी में लिमिटेशन हो गया था बाद में, सारे एटम के लिए लागू नहीं होता है, ये केवल यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए लागू है। और यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नेचुरली जो है ना केवल हाइड्रोजन है। अब बाकी हम लोग बना सकते हैं, जैसे मान लो हीलियम है, तो हीलियम पर एगो प्लस डाल दो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एगो निकाल के बाहर कर दिया, देखो तो एगो इलेक्ट्रॉन बच गया कि नहीं बच गया। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और 2 निकाल दिए, देखो तो एगो बच गया कि नहीं बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये भी यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक हो गया। यानी बोलोगे कि हाइड्रोजन तो जन्मजात यूनी इलेक्ट्रॉनिक है ना, लेकिन इन दोनों को हम लोग यूनी इलेक्ट्रॉनिक बना सकते हैं बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकाल करके। बात समझ में आया? तो अब यहां पर एक एग्जांपल लिखते हैं, देखो, फॉर एच एटम, ध्यान देना, फॉर हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एक होता है, 1 एटॉमिक नंबर है, यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये। तो इसमें अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन के पहला ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, तो लिख सकते हो R1 क्या होगा, तो 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 1 एंगस्ट्रम में, यानी 0.529 एंगस्ट्रम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हम n इक्वल टू 2 लिख दिए तो R2 0.529 इंटू, बोलो, 2 का स्क्वायर बाई 1 होगा, और दो दूनी का 4, मतलब 4R1 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? इसका हुआ कि नहीं हुआ, 4R1 के बराबर? अरे बोलो ना रे, हुआ? अरे ई R1 है तो इतना 4R1 नहीं हो जाएगा? यानी पहला ऑर्बिट का रेडियस अगर R1 है तो दूसरा ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, 4R1, 4 गुना ज्यादा हो जाएगा पहला से। न्यूक्लियस से दूसरा ऑर्बिट का दूरी कितना हो जाएगा, पहला ऑर्बिट से 4 गुना हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर हम लिखते हैं n इक्वल टू 3, तो R3 बोलो कितना होगा, ये हो जाएगा 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा, और 3 तिया तो कितना हो जाएगा, 9R1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हम लिख दिए n इक्वल टू 4, तो R4 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 1 मतलब कितना, 16R1 हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम लिख दिए n इक्वल टू 5, तो R5 जो होगा वो 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर बाई 1 मतलब कितना हो जाएगा, 25R1। देखो तो कितना आसानी से बना कर दिया हम लोगों के लिए। ये सीधा रट लिया तो सीधा न्यूमेरिकल, जितना भी न्यूमेरिकल आएगा सब बना सकता है आसानी से। नोट करो जल्दी फटाफट। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट।
बोलो मिटाएं इसको, इधर मिटा ना। बात सब क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब इतना समझाने के बाद अगर दिक्कत होगा तब तो समझ लीजिए कि है ना, है। मिटा दे। अब चलो, अब देखो क्वेश्चंस क्या हो सकता है, कैसे पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, उसके बाद तुम लोग को एक डीपीपी हम देंगे जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा और उसको हम लोग सोल्यूशन भी करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट कैलकुलेट रेडियस ऑफ फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ ऑर्बिट इन हीलियम प्लस आयन एंड लिथियम 2 प्लस आयन। क्वेश्चन यही है कि कैलकुलेट रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट एंड सेवेंथ ऑर्बिट इन किसमें? हीलियम प्लस आयन में और लिथियम 2 प्लस आयन। बात समझ में आया? आया समझ में? क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब बनेगा कैसे? फॉर्मूला है मेरे पास, है कि नहीं? सब में लिख लेंगे दोनों के लिए। सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, दोनों के लिए हमने लिख लिया। ये देख सकते हो तुम लोग कि R4 निकालिए। R4 किस में? तो पहले हीलियम प्लस में ही बात कर लिया जाए क्या? तो 0.529 इंटू हीलियम, ये एन कितना दिया है? 4 का स्क्वायर ना, और हीलियम का जेड कितना होता है? 2 होता है, तो यहाँ 2 रख दिए। अब जरा देखो तो 0.529 इंटू 4×4 = 16/2, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 8, गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या? जल्दी फटाफट आप लोग सॉल्व करिए, अब फिफ्थ सिक्स्थ में जल्दी, देर नहीं। यह जाएगा 4.232 एंगस्ट्रम। अब देखिए R5 अगर निकालते हैं हीलियम प्लस में तो 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर/2, ये हो जाएगा 0.529 इंटू 25/2। अब गुना कर लीजिए, 25/2, ये हो जाएगा 25 भाग दिए 2 से 6.6125, 6.6125 एंगस्ट्रम आ जाएगा इसका वैल्यू। इतना एंगस्ट्रम आ गया। अब क्या करें? तो अब करना क्या है, क्वेश्चन बनावे। अब एक चीज, R6 निकालिए। R6 किस में? हीलियम प्लस में। फिर वही 0.529 इंटू 6 का स्क्वायर/2, 0.529 मतलब 0.529 इंटू 18, 0.59 इंटू 18, 0.529 इंटू 18, 9.522,
9.522 एंगस्ट्रॉम आंसर आएगा इसका। अब R7 निकालिए हीलियम प्लस में, बोलिए 0.529 इंटू 7 का स्क्वायर बाई 2, तो 749 होगा। सॉल्व कर दीजिए इसको। 49 भाग दिए 2 से 12.9605, 12.9605 एंगस्ट्रम। तो आप देख लो कि चौथा ऑर्बिट, ये पांचवा ऑर्बिट, छठा ऑर्बिट और ये सातवां ऑर्बिट का रेडियस निकाल लिया। ये हीलियम प्लस का निकला। अब निकालिए लिथियम 2 प्लस में, यही सेम चीज लिथियम 2 प्लस में निकालिए। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 3। तो जहां जहां 2 है वहां वहां 3 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, जल्दी नोट करो, अभी नोट करो, बनाओ। अब यहां पर हम बात करते हैं लिथियम का। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा बात है। लिथियम 2 प्लस है तो यहाँ पर 3 कर देना है और फिर यहाँ पर आपको सॉल्व कर देना है। दो 2.821, 2.821 एंगस्ट्रम। लिथियम 2 प्लस है, यहाँ 3 करिए। फोर 4.408, 4.408 एंगस्ट्रम। अब आता है, इसमें बना दीजिए लिथियम 2 प्लस, लिथियम 2 प्लस, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 12 36, 12 36, ये 12 बार में कट जाएगा, यहाँ 12 कर से गुना करना पड़ेगा। यहाँ भी 3 हो जाएगा, 3, और ये आपका कैलकुलेशन कर देना। सिक्स 6.348, 6.348 एंगस्ट्रम। एट 8.640 एंगस्ट्रम लिथियम का भी आ गया। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और थोड़ा सा टफ किया जाए। मिटाएं इसको। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज
ग्रेटर देन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो कितना सीधा सीधा सवाल कि हाइड्रोजन के सिक्स्थ ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट के रेडियस से कितना गुना बड़ा होगा। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो करना क्या है कि पहले सिक्स्थ ऑर्बिट और मतलब रेशियो वहां ले लो, पता चल जाएगा। नहीं पता चल जाएगा? जैसे R6 निकाल लीजिए हाइड्रोजन में, अब बाई R4 निकाल लीजिए हाइड्रोजन का, तो 0.529 इंटू 6 का स्क्वायर बाई 1 ना, 6 का स्क्वायर बाई 1, अब बाई 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 1 होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 36, ये हो जाएगा 16, हो जाएगा 4 नामा 36 और 4 चौका 16, कितना आ गया? 4 दूना 8, 4 कितना 8 है 1 9 10, 4 दूना 8, 4 5 20, 2.25 ये ना आएगा। यानी रेडियस ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन 2.225 इंटू रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, कितना गुना बड़ा है जी? तो 2.25 टाइम्स बड़ा है। यानी चौथा ऑर्बिट से छठा ऑर्बिट कितना गुना बड़ा है? तो 2.25 टाइम्स बड़ा है। बनाओ। इसमें लिथियम 2+ आयन के सिक्स्थ ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट में डिफरेंस बताना है, रेडियस में कितना के अंतर होगा। तो दोनों का पहले कैलकुलेशन कर लो और दोनों में बड़ा में से छोटा को घटा दो, अंतर निकल जाएगा। बना दीजिए फटाफट। इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो R6 लिथियम 2+ 0.529 इंटू 6 का स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा 0.529 इंटू 36/3, 12 36, 0.529 इंटू 12 कितना आएगा गुना? अभी कितना लिखे थे लिथियम है? अभी तो लिखे थे 12 से गुना करके लिथियम वाला में। 6.34 6.340 एंगस्ट्रॉम है ना? 348 एंगस्ट्रॉम। अब निकाल लीजिए R4 2+ 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 3, 16/3, 2.821, ये इतना एंगस्ट्रॉम हो गया।
तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा आर निकाल लीजिए। तो डेल्टा आर हो जाएगा ये R6 माइनस R4, R6 हो गया 6.348 माइनस 2.821, घटा लो, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 13 में से 8 गया 5, और 5 में से 2 गया 3। देखो तो इतना एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस आएगा। हो गया। बोलो क्लियर हुआ बात? क्वेश्चन बनेगा ऐसा? एनी प्रॉब्लम? तो बोलो नो प्रॉब्लम। अरे भाई कभी कभी अंग्रेजी भी एक आध शब्द बोल लो। हम्म? एक और क्वेश्चन लिखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ फिफ्थ, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन is greater than radius of fifth orbit of हीलियम प्लस आयन। जल्दी बनाओ तो इसको। सेम ऑर्बिट है लेकिन एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? तो सबसे पहले रेडियस फिफ्थ ऑर्बिट का किससे? अरे बोलो हाइड्रोजन ना। फिर रेडियस फिफ्थ ऑर्बिट किसका? हीलियम प्लस आयन का। ये हो जाएगा 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा। आई देखो 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये हुआ कंसील, ये हो जाएगा 25/1, कहीं चला गया 2/25, कंसील हो गया, कितना आ गया? 2 आ गया। नहीं आ गया? यानी ये तुम बोल सकते हो कि रेडियस R5 हाइड्रोजन जो है वो 2 गुना बड़ा है किससे? R5 हीलियम प्लस से 2 टाइम्स बड़ा है। दोनों पांचवें ऑर्बिट है लेकिन पांचवा ऑर्बिट इसका, इसके बाद 2 गुना का अंतर है। बात क्लियर हुआ? चलिए तो आज यहीं तक रुकते हैं। अगले क्लास में हम लोग स्पीड का कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो फर्स्ट ऑर्बिट में उसका स्पीड क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट में स्पीड क्या होगा, इस बात को पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। फिर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे कि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, फॉर्मूला क्या होता है, उस पर क्वेश्चन करेंगे। और अंत में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में चर्चा होगा कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो वो मान लो कि ऑर्बिट फर्स्ट में है तो उसका एनर्जी क्या होगा, ऑर्बिट सेकंड में है तो उसका एनर्जी क्या होगा, ऑर्बिट थर्ड में है तो उसका एनर्जी क्या होगा। इन सारे कैलकुलेशंस को हम लोग अब अगले क्लास में करेंगे। बात समझ में आया?
तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।